हाय एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम जो कॉमर्स का जो सीईटी का मेंस का सिलेबस है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम उस टॉपिक को करने वाले हैं। इसमें हम इसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे बिकॉज़ ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इस टॉपिक से मान के चलो आपके 5 से 6 क्वेश्चंस इजीली आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे। और इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जर्नल, प्रॉफिट, कैपिटल, रेवेन्यू, फाइनल अकाउंट्स, ये उसके बाद इसमें जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हैं, मोड्स हैं, ये कराऊंगी। देन सेकंड पार्ट में हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट और पार्टनरशिप कराऊंगी मैं आपको। क्लोजिंग अकाउंट्स हम फर्स्ट पार्ट में ही कर लेंगे, तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, तो दोनों पार्ट्स की वीडियोस ज़रूर देखना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से पहले मैंने आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की एक क्लास कराई है, उसको सब लोग देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जहाँ यहाँ पे मैं जो जो टर्म्स यूज़ करूँगी आपको समझने में इजी होएगा। वैसे तो मैं इधर भी आपको एक बार करा दूँगी मेन टर्म्स को रिपीट, ताकि आपका अच्छे से याद हो जाए, लेकिन एक बार आप वो जाके देख आना ताकि आपको समझने में आसानी हो। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग डेफिनेशन: अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग क्या होता है? जैसे हम इसमें पहले आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाइंग क्या होता है? जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं हम, उसमें हमारी जितनी भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बिज़नेस ट्रांजेक्शन है और कौन सी नॉन बिज़नेस ट्रांजेक्शन है। तो हम सिर्फ बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को ही आइडेंटिफाई करेंगे, देन उनको हम मेज़र करेंगे मॉनेटरी टर्म्स में कि सिर्फ हम हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर। रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जर्नल बनाते हैं, जिसमें हम फर्स्ट टाइम सारी जितनी भी मॉनेटरी टर्म्स की हमने एंट्री करी है वो सारी एंट्री हम जर्नल में करते हैं। तो हम इसमें सारी एक जगह रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। देन उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे कि जैसे अगर हमने राम का अकाउंट बनाया है, कैश अकाउंट बनाया है, तो जितनी भी हमने अलग अलग अकाउंटिंग करी है, अलग अलग अकाउंट्स की हमने जर्नल में यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करी थी, तो हमने एक ही जगह सबकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन हम उन सबको अलग अलग क्लासीफाई करेंगे। इसको हम लेजर में करते हैं। देन लेजर में करने के बाद हम उसको एक जगह समराइज़ कर लेंगे, एक जगह अच्छे से समराइज़ करके उनकी एक समरी बना लेंगे। और जब उसको हम लास्ट में टोटल करेंगे तो उसको हम समराइज़ करने के बाद उसकी एक्यूरेसी और सारी चीज़ें देखने के बाद हम उसका एनालिसिस करेंगे कि हमारे बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो इस एनालिसिस करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। दैन हमने जो भी हमारा समराइज़ करके हमने जो भी हमारा कंक्लूज़न निकाला है उसको हम वेरियस जो बिज़नेस में हम अपना वो इंटरेस्ट रखने वाली पार्टीज़ होती है उन सबको तक हम उस सारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी? जो अकाउंटिंग है वो प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग या फिर इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे हमने गुड परचेज करा है 34,500 का, तो हम इसको हमने इसको कैश में करा है, तो ये हमारा मॉनेटरी टर्म्स में हुआ ना।
और ये हमारी एक बिज़नेस एक्टिविटी भी हुई है। पहले हम यही आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारी बिज़नेस एक्टिविटी है या नहीं है। जब हमने बिज़नेस के लिए गुड्स परचेज करा तो ये हमारी बिज़नेस एक्टिविटी है। देन हम उस को मॉनेटरी टर्म्स में जो 34,500 है इसका मेज़र करेंगे कि कितने की करी है हमने। तो फिर हम उसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर हम उसको लेजर में क्लासीफाई करेंगे, फिर हम उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे, फिर हम P&L जो ये फाइनल अकाउंट्स होते हैं इनके थ्रू हम उसको समराइजिंग करेंगे। देन हम हमारा जो भी कंक्लूजन निकला है, प्रॉफिट है या लॉस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, जितने भी हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उन तक कम्युनिकेट करेंगे। तो यही आता है इसकी डेफिनेशन में। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी यही सारी बात दे रखी है कि ओनली सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स की ट्रांजैक्शन को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है और ट्रांजैक्शन सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड होती है। क्लासिफिकेशन और समराइजेशन करते हैं हम इसका, फिर कम्युनिकेशन कर देते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। देन इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसके, तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स रखने चाहिए ताकि बिजनेस में कभी भी किसी रिकॉर्ड को देखने की ज़रूरत पड़े तो सिस्टमेटिकली डे टू डे हम रिकॉर्ड करते हैं, हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और डेट वाइज करते हैं ताकि हमें पता चले किस सिस्टमेटिक वे से हमने उसको ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करी है। दैन उसके बाद हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है कि हम किस लिए बनाते हैं अकाउंटिंग को, ताकि हम उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकें, हम अपना प्रॉफिट और लॉस की डिटर्मिनेशन कर सकें ताकि हम अपने फ्यूचर एस्टिमेशंस कर सकें। ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, और इंफॉर्मेशन जो भी हमने इसकी अकाउंटिंग के माध्यम से प्राप्त की है उसको मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट कर सकें, और जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम अपने डिसीजन मेकिंग के लिए एक बेस बना के चलते हैं। ठीक है, ये एक बेस होता है अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। तो हाँ, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसकी यूजर्स कौन होते हैं, अभी मैंने बोला ना कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम कम्युनिकेट किस किस को करते हैं, उसकी ज़रूरत किस किस को होती है। तो एक हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल यूजर्स हमारे ओनर्स होते हैं, उनको भी तो देखना है जो उनका बिजनेस है वो कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस अर्न कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हम मैनेजमेंट को मैनेजरली डिसीजंस के लिए उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ को भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। देन हमारे क्रेडिटर्स आ गए, बैंक आ गया, गवर्नमेंट आ गया, इन्वेस्टर्स आ गए। क्रेडिटर्स ने भी हमें देखना होता है कि जिसको उन्होंने उधार में अपना सामान बेचा है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही पता लगेगा। बैंक्स भी लोन वगैरह देने से पहले देखते हैं, गवर्नमेंट देखती है टैक्स वगैरह के लिए, इन्वेस्टर्स को भी ज़रूरत होती है सारे इन्फॉर्मेशन की। देन हमारा आ जाता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि हम जो ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और इन सब की एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये किस किस साइकिल के थ्रू करते हैं। जैसे फर्स्ट होता है पहले हमारी कोई ट्रांजैक्शन अकर होती है, हमारी ट्रांजैक्शन हुई, हमने इसको आइडेंटिफाई करा, फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट टाइम जर्नल में। देन उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे लेजर में। लेजर के बाद हम उसको समराइज़ करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हम उसको फाइनल या फिर कह सकते हैं कि हमारी एक फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए हम उसका ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं। देन फिर से हमारा यही साइकिल चलता रहता है, ट्रांजैक्शन होएगी, फिर हम जर्नल बनाएंगे, फिर हम लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, देन ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनेगा, फिर से ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। देन उसके बाद आता है हमारा स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि अकाउंटिंग के अंडर हम क्या क्या करते हैं, इसमें भी वही सब आएगा। हम रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग डाटा करते हैं, एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, फिर स्टेटमेंट्स में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इंटरप्रेटिंग जो रिजल्ट हो गया हम उसको जो पार्टीज है, इंटरनल यूज़र्स है और एक्सटर्नल यूज़र्स है, उन तक हम इंटरप्रेट करते हैं। देन हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हो जाती हैं, लिमिटेशंस होती है इसकी, हम क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करते हैं। जैसे हमारे बिजनेस के लिए ओनली मॉनेटरी टर्म्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होती,
क्वालिटेटिव टर्म्स जैसे कि हमारा बिहेवियर कैसा है एम्प्लॉयज़ के साथ, आउटसाइडर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ क्या बिहेवियर है, इन्वायरमेंट कैसा कैसा अफेक्ट करता है, हम इन सब चीज़ों को अकाउंटिंग में इग्नोर करते हैं, जिससे कि हम इन पे वर्क नहीं कर पाते या फिर मैनेजमेंट इनके बेस पे डिसीजन नहीं ले पाता। तो ये इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, बस अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स को ही वैल्यू दी जाती है, जिससे ये सब चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं, जो कि होती तो इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए, पर इनको इग्नोर कर देते हैं। देन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हम अपना जितने भी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के बेस के को लेके बनाते हैं। हम डिसीजन भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर को ही अकाउंटिंग की जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है उसको बेस बना के ही लेते हैं सारे डिसीजंस। तो ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। हम इससे फ्यूचर की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि हम फ्यूचर को कैसे हम अपने डिसीजन लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं होता, ये फ्यूचर के लिए हमें कोई स्कोप ही नहीं देता। देन ये पर्सनल जजमेंट में भी बेस होता है। पर्सनल जजमेंट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे कि जब कोई अकाउंटेंट अपने अकाउंट्स को या बिजनेस के अकाउंट्स को अपने तरीके से मैनिपुलेट करता है, उसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो विंडो ड्रेसिंग की वजह से वो हम अपने अकाउंट्स को कम ज़्यादा करके और लास्ट में फिर जो भी उसका सम होता है वो सेम करके बीच में जैसे कोई 5,000 की चीज़ थी उसको 50,000 की एंट्री करके 45,000 की उसने विंडो ड्रेसिंग कर दी, मतलब कि मैनिपुलेट्स कर दिया उसने अकाउंट्स को। इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, ये भी इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। देन ये पर्सनल बायस पे वही अपना कोई अपनी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करेगा, कोई डिमिनिशिंग मेथड यूज़ करेगा। तो स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग मेथड डेप्रिसिएशन के लिए, जो बाद में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक में, तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करता है, डिमिनिशिंग वाला मेथड यूज़ करता है, दोनों के अकाउंट्स में अलग अलग बाद में अलग अलग वो आएगा बैलेंस। तो इसकी वजह से उसका पर्सनल बायसनेस है ना कि वो कौन सा यूज़ कर रहा है, तो इसकी वजह से अकाउंट्स में भी कम ज़्यादा होते हैं, या फिर अकाउंट्स भी पर्सनल बायस के थ्रू जो रिजल्ट होता है वो अलग आता है हर दोनों केसेस में। तो ये पर्सनल बायस पे भी डिपेंड होता है। देन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वैसे तो अकाउंटिंग की 5 ब्रांचेज होती है, पर हमने 3 ही ब्रांच पढ़नी है। 2 ब्रांचेज मैं बता देती हूँ। एक तो होता है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंट, देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंट। सोशल रिपोर्टिंग में जो हमारा बिजनेस होता है उसको सोशल की क्या, उसकी समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी अकाउंटिंग करते हैं। और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अकाउंटिंग होती है। देन हमारे जो मेन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मैंने पढ़ाई दी अभी, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। देन उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे करेंगे। और देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजरियल डिसीजंस के लिए। देन हमारा डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम आउटसाइडर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और इनसाइडर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ इनसाइड, वो भी इनसाइड में भी कौन, सिर्फ मैनेजमेंट वालों के लिए इम्पोर्टेंट होती है कि उनको मैनेजमेंट डिसीजन लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है वो हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड होती है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी होती है, बनानी ही पड़ेगी सभी बिजनेस, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रही है। और लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑप्शनल होती है, ये अपने पर्सनल उस पर डिपेंड करती है कि किसी को बनानी है या नहीं बनानी है। देन इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा डबल एंट्री सिस्टम आ जाता है। एक सिंगल एंट्री सिस्टम भी होता है, पर उसका हमारे अकाउंटिंग में इतना रोल नहीं होता। उससे हमारे दोनों साइड के अकाउंट्स जब किसी ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होते हैं तो उन दोनों साइड की ही ट्रांजैक्शन नहीं करता, इसलिए हम डबल एंट्री सिस्टम को ही पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो
तो हमारे कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उससे हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं। और डबल अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पहले हमारे 2 टाइप्स के अकाउंट में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है वो फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। ठीक है। और जो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट होता है वो हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये जो हम इन अकाउंट्स के थ्रू मैं तुम्हें जो रूल पढ़ाऊंगी वो हमारे ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं। इनकी वजह से हमारा जो अकाउंटिंग हम एंट्रीज वगैरह करते हैं ना वो थोड़ी सी टफ हो जाती है। लेकिन मैं आपको इनके रूल्स वगैरह तो सारे याद करने पड़ेंगे, लेकिन जो हम मॉडर्न रूल्स हैं ना उनके हिसाब से हम एंट्री करना सीखेंगे। तो जो नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है वो कोई पर्सन या फिर कोई XYZ नेम हो गया किसी का, उसके नाम से बनता है, जैसे राम श्याम अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट हो गया जैसे किसी कंपनी के नाम से ABC लिमिटेड हो गया, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी। देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कुछ नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, अगर हम उनके नाम के आगे कोई प्रीफिक्स जोड़ देते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे मैं आपको आगे समझाती हूँ, पहले आपको नॉमिनल और रियल अकाउंट बता देती हूँ। रियल अकाउंट में हमारी सारी एसेट्स आएंगी। एसेट्स भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जैसे हमारा फर्नीचर, मशीनरी, लैंड। इंटेंजिबल एसेट्स इनकी भी हमारे बिजनेस के लिए वैल्यू होती है, कोई इम्पोर्टेंट भी होते हैं, बट इनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे पेटेंट, गुडविल। ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे एक्सपेंसेस, इनकम, जो भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में। देन जो भी नॉमिनल अकाउंट, जैसे नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स देती हूँ मैं आपको। नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल हो गए सैलरी, रेंट। जैसे जो ये सैलरी और रेंट है ये हमारे इधर नॉमिनल अकाउंट है, बट अगर हम इनके आगे कुछ प्रीफिक्स लगा देते हैं जैसे कि आउटस्टैंडिंग, सैलरी, प्रीपेड, रेंट, तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। ये आगे जब आप करोगे ना आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ आ जाएंगे। सो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स दिया हुआ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो इनके रूल्स दिए हुए हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में जो भी हमारे पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री होती है, XYZ कंपनी होगी या फिर कोई पर्सन हो गया या फिर वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया, उसमें हमारा जो भी रिसीवर होगा हम उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। देन रियल अकाउंट आ गया। रियल अकाउंट में हम एसेट्स को, कैश भी हमारी रियल अकाउंट में एसेट ही होती है, तो हमारे जो एसेट्स हैं वो डेबिट वर्ड कम्स इन। अगर हमारी कोई एसेट आई है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर हमारी कोई एसेट गई है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन उसके बाद नॉमिनल अकाउंट हो गया, इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होता है। देन यही हमारा जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट पर्सन, फॉर्म, कंपनीज और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। इसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे फॉर एग्जांपल पेड 19,800 रुपीज़ टू मोहित, तो मोहित हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल में भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया, तो मोहित को हम 19,800 से डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा जो रिसीवर होता है हम उसको डेबिट करते हैं, और जो हमारा कैश है वो हमारा गया है, तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है क्योंकि ये हमारी एसेट्स होता है, इसलिए क्रेडिट वोट गोज आउट में तो इसको हम क्रेडिट करेंगे।
ठीक है। देन हमारा पर्सनल अकाउंट को वही मैंने अभी बताया था कि पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट्स होते हैं। नेचुरल पर्सन जैसे रिया अमन कोई नेचुरल पर्सन हो गया, और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन हो गया कि ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड हो गया। दैन उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, इसमें जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट हो गया, कुछ एडवांस रेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन इसके बाद हमारा रियल अकाउंट आ जाता है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वोट कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज़ आउट। तो हमारा जो एसेट है, कैश, पेटेंट, गुडविल, इन सब को हम रियल अकाउंट में शामिल करते हैं। तो हमारा जो भी हमारे बिजनेस में आता है, कहीं से भी एंटर करता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट वोट कम्स इन, और जो हमारा जाएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर परचेज। कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे पहले हम ना सबसे पहले ये देखते हैं कौन कौन से हमारे अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर हमारे एसेट है जो हमारे बिजनेस में आ रहा है। देन हमारा कैश भी हमारी एसेट है और ये हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो जो आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे ना मैं आपको एक कंसेप्ट समझाती हूँ कि हम कोई भी हमारी एसेट होती है ना, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, और जो गुड्स होता है उसकी एंट्री कैसे करते हैं। जो भी हम कोई एसेट खरीदते हैं ना या एसेट बेचते हैं, तो उसको उसके नाम से एंटर करते हैं। जैसे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट को करेंगे। कोई लैंड खरीदी है तो लैंड अकाउंट हो गया। ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी हमने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करे हैं ना, इसके कैरीज के, वो सारे इसके अंदर जुड़ के ही लिखे जाते हैं। ठीक है। बट गुड्स के केस में ऐसे नहीं होता। गुड्स के केस में हम ना परचेज वर्ड को एंट्री करते हैं। ठीक है। उसको हम परचेज अकाउंट लिख के एंट्री करते हैं कि हमने गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट, गुड्स बेचा तो हम सेल अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है। ये हमारा बिजनेस पर्पज़ के लिए जो हम चीज़ें खरीदते हैं सेलिंग के लिए, तो वो हमारी गुड्स में आती हैं, बट हमारी एसेट अलग होती है। ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर को ही करा, नहीं तो कोई ऐसे गुड्स लिख देता है इसी जगह। जैसे ना आपसे ना एक ऐसे एंट्री दे देंगे कि परचेज्ड मशीनरी, ठीक है, इसकी जनरल एंट्री बताओ, तो आपको एक ऑप्शन में दे देंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट, और एक ऑप्शन में दे देंगे डेबिट टू कैश, एक ऑप्शन दे देंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। तो हमें यहाँ पे मशीनरी अकाउंट आएगा, ना कि परचेज अकाउंट। ऐसे कंफ्यूज करेंगे। ठीक है। देन इसके बाद हमारा रियल अकाउंट आ जाता है। रियल अकाउंट में हमारे टेंजेबल, और ये मैंने आपको बताया था कि हमारे 2 टाइप की एसेट होती है। टेंजेबल एसेट होती है जिसको टच कर सकते हैं, कैश होगी, फर्नीचर हो गया। इंटेंजेबल एसेट जिसको हम टच नहीं कर सकते, गुडविल, पेटेंट होगी, ट्रेडमार्क हो गया हमारा। ठीक है। देन हमारा नॉमिनल अकाउंट आ जाता है। नॉमिनल अकाउंट में वही एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेंस। तो यहाँ पे ना एक्सपेंसेस और लॉसेस में भी डिफरेंस होता है। अगर हमारे कोई एक्सपेंस किया है हमने, और वो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस किया है, और वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा, और हमारा डे टू डे या फिर ये बोलते हैं कंटिन्यूअस अकर होता रहता है, उस एक्सपेंस को हम एक्सपेंस ओवरहेड के अंदर लिखते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई एक्सपेंस हुआ है जिससे हमें लॉस हुआ है, जैसे कि हमारा लॉस बाय फायर, मतलब जिस एक्सपेंस से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान ही हो रहा है, और वो हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं देगा, और वो कभी कभी अक्कर होता है, वो मतलब कंटिन्यूस अक्कर नहीं होता। जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो इनको ना हम ऐसे लिखते हैं, जैसे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम इसकी अलग अलग एंट्री ऐसे करते हैं। जैसे नॉर्मल एक्सपेंस में हम ले लेते हैं सैलरी, ठीक है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा गया है, कैश एसेट था। ठीक है। देन अगर हमारा लॉस बाय फायर हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, तो हम उसको इस ओवरहेड के अंदर लिखेंगे, लॉस बाय फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। और ऐसे ही इनकम और गेंस में भी फ़र्क होता है। इनकम वही होती है जो हमारी डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्टिविटीज़ से हमारी जो इनकम अक्कर होती है उसको हम इनकम बोलते हैं। लेकिन जो गेन होते हैं ना, वो हमारे कभी कभी होते हैं, लॉन्ग टर्म में होते हैं। और गेन्स जैसे हमने कोई मशीनरी सेल करी है,
तो ये हम रोज़ तो करते नहीं हैं, पुरानी मशीनरी सेल कर दी या हमारी लॉटरी लग गई, इसको हम गेन्स में शामिल करते हैं। देन इसका रिलेटेड डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, तो कैश हमारा एसेट था ये गया है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी बताया, एक्सपेंसेस और लॉसेस के बीच क्या डिफरेंस होता है। एक्सपेंस हमारे प्लान्ड होते हैं, रेगुलर होते हैं और हमें इनकम अर्न करने में हेल्प करते हैं, और लॉस हमारे अनप्लान्ड होते हैं, एक्सीडेंटल होते हैं, इसका कोई हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, देन इसके बाद हमारा जर्नल से पहले ना मैं आपको मॉडर्न रूल्स भी करा देती हूँ। ये मॉडर्न रूल्स वगैरह कुछ नहीं है, बस इनको ना हम अपने जो अकाउंट में हम जर्नल एंट्रीज करते हैं ना, उसको इजी बनाने के लिए ही बनाएंगे हैं। तो ना इसमें हम ऐसे लिख लेंगे, इसमें ना एसेट्स, एक्सपेंसेस, मैं साथ साथ इनके एग्जांपल भी दे दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लाइबिलिटीज़, इनकम, कैपिटल, इसको ऐसे कर सकते हैं AELIC या फिर EALIC। ठीक है, जो हमारा LIC है ना, LIC है, अगर ये कभी भी हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, और ये कभी भी हमारे घट रहे हैं तो इसको हम डेबिट करते हैं। जिनको ऐसे रटना हो तो वो ऐसे रट सकते हैं कि जो हमारा LIC है वो हमारा बढ़ेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जब हमारा घटेगा तो उसको डेबिट करेंगे। और जो हमारा एसेट और एक्सपेंस है, जब हमारा बढ़ेंगे तो उनको डेबिट करेंगे, या फिर हमारा अक्कर हो रहे हैं तो हम उनको डेबिट करेंगे, और जब हमारा घट रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने कोई एसेट परचेज करी है, तो हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, एसेट आई है, एसेट कम्स, और हमारा जो कैश है, कैश में खरीदिया ना, कैश हमारा क्या होता है, ये भी हमारा एसेट या कह लो रियल अकाउंट में हमारा एसेट के अंडर ही आता है। ठीक है, ये भी हमारी एसेट होती है। तो हमारा कैश क्या हुआ है, कम हुआ है या गया है। ठीक है, हमारी एसेट बढ़ी है तो हम एसेट को डेबिट करेंगे, हमारा कैश कम हुआ है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट वाला एक एग्जांपल कर लेते हैं। परचेज मशीनरी 50,000 रुपीज़, तो हमारी एसेट बढ़ी है, तो मैंने अभी बताया था कि मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश गया है, कैश कम हुआ है, कैश अकाउंट 50,000। तो देखो यहाँ पे हमने मशीनरी खरीदी है, हमारी एसेट क्या हुई है, बढ़ी है। अगर हमारी एसेट बढ़ती है तो हम उसको हमेशा डेबिट करेंगे, और हमारा कैश भी हमारी एसेट है, अगर हमारी एसेट कोई कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके बता देती हूँ, सेल का बता देती हूँ। जैसे हमने मशीनरी सेल कर दी, ठीक है, इसको कर दिया हमने 14,000 में। ठीक है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे। हमारी मशीनरी क्या हुई है, कम हुई है, मशीनरी मतलब हमारी एसेट कम हुई है, हमारी एसेट कम होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। और हमने कैश में करी है तो कैश भी हमारी एसेट है, कैश हमारा बड़ा है, तो जब हमारी एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा। मशीनरी हमारी कम हुई है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, और ना हम जब कभी भी कोई एंट्री करते हैं ना, उसके नीचे ना हम एक लाइन लिखते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। और ये भी पूछेंगे कि नरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली किस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो नरेशन स्टार्ट करने से पहले हम लिखेंगे बीइंग। ठीक है, तो इधर लिखेंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड। ओके, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल हमने कर लिया। देन उसके बाद इसको एक बार पेज एम्प्टी कर लेते हैं, एक सेकेंड। एसेट वाला आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अब हम इसके बाद एक्सपेंसेस वाला समझाती हूँ आपको। यहाँ पे आ जाइए। देन अब सेकंड है हमारा एक्सपेंसेस।
देन इसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है एक्सपेंसेस। हमारे एक्सपेंसेस अगर बढ़ेंगे तो हम उनको डेबिट करेंगे, हमारे एक्सपेंसेस अगर कम होंगे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसकी एक एंट्री देख लेते हैं, एक बढ़ने की देख लेंगे, एक घटने की देख लेंगे। ठीक है, जब हमारे एक्सपेंसेस अकर होंगे या एक्सपेंसेस होएंगे, ठीक है, तो जैसे हमने रेंट पेड रुपीज़, ठीक है, तो हमने रेंट पे किया है, तो रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, हमारा एक्सपेंसेस अकर हुआ है, हम तो उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, हमने कैश में पे किया है ना, कैश हमारी क्या है, एसेट है, और हमारी एसेट घटी है, एसेट घटती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट 00। ठीक है, अगर हमारे इसी में हम इनकम का देख लेते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जब हमारी इनकम कम होती है, मतलब इनकम कम का मतलब है कि हमने कुछ एक्सपेंस कर दिया, तो वो हमारा डेबिट होएगा। ठीक है, जब हमारी इनकम हुई है तो हमारे बिजनेस में क्या आया है, कैश, तो कैश हमारी क्या होती है, एसेट, तो हमारी एसेट बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और हमारी इनकम हुई है, जिस ओवरहेड में हमारी इनकम हुई है उस ओवरहेड को हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल रेंट का एक ले लेते हैं, रेंट या कमीशन ले लेते हैं, रेंट छोड़ो कमीशन ले लेते हैं, रिसीव्ड 500 रुपये कमीशन रिसीव हुई है हमें, तो कमीशन रिसीव्ड मतलब कि हमारी इनकम हुई है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो टू कमीशन अकाउंट 500, और हमें क्या रिसीव हुआ है, कैश, तो कैश हमारा बड़ा है तो उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, देन इसके बाद हमारा आ जाता है, इनकम हो गया, एसेट होगी, एक्सपेंसेस हो गया, देन इसके बाद हमारा आ जाता है लाइबिलिटी। खाली पेज ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं, हमारा क्या क्या रह गया, लाइबिलिटी और कैपिटल, ये दोनों बहुत इजी होते हैं। कैपिटल लाइबिलिटी हमारी जब बढ़ती है तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमने देखा था LIC बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो डेबिट करेंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी अब हमारी बढ़ी है, मतलब कि हमारा जैसे लाइबिलिटी में क्या आता है, हमारे क्रेडिटर्स आ गए, बैंक लोन आ गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लाइबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि हमारा रेंट की पे करने की डेट जा चुकी है, लेकिन हमने उसको अभी तक पे नहीं किया, तो हमने उसको नियर फ्यूचर में कभी तो पे करना ही है, तो वो हमारी लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी मतलब कि हमने कोई किसी को पे करनी है, किसी को पेमेंट करनी है नियर फ्यूचर में कभी भी, और वो हमारी हम लाइबल हैं उसको पे करने के लिए, तो उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो लाइबिलिटी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने बैंक लोन लिया है, या फिर हम वो देख लेते हैं, परचेज़ की भी साथ में हो जाएगी, हमने कुछ परचेज़ किया है बट हमने कैश में नहीं करा, परचेज़ गुड्स इन क्रेडिट फ्रॉम राम 1000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हमने क्रेडिट में परचेज़ किए हैं गुड्स। जब हम कुछ भी चीज़ क्रेडिट में परचेज़ करते हैं तो हम हमारा जो राम है वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है, क्योंकि हमने इसको नियर फ्यूचर में मनी पे करनी है, इसलिए ये हमारा क्रेडिटर है, ये हमारा लेनदार है। ठीक है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं, गुड्स परचेज करे हैं, तो हमारे बिजनेस में गुड्स आए हैं, और जैसे हम परचेज होता है ना, जो हम परचेज की एंट्री करते हैं, तो परचेज हमारा ना एक्सपेंस होता है। ठीक है, और जो सेल होता है ना हमारा, वो हमारी इनकम होती है।
जैसे हमारा अगर हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं वो एसेट आ गया, लेकिन जब हमने परचेज करा है तो वो हमारा एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, परचेज की एंट्री करेंगे हम, मैंने बताया था आपको अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, हमारा एक्सपेंस हुआ है, इसके ऊपर लिख देते तो एक्सपेंस हुआ है तो हम इसको डेबिट करेंगे, ठीक है। और हमारे टू किससे परचेज करा है हमने, राम से। राम हमारा क्या है, क्रेडिटर, मतलब कि राम हमारा लाइबिलिटी है। अगर हमारी लाइबिलिटी अक्कर हुई है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और अगर हमने अपनी लाइबिलिटी इसको राम को जिस दिन हम पे कर देंगे ना, तो मतलब हमारी लाइबिलिटी कम हुई है, तो हम इसको, लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जिस दिन हम इसको पे बैक कर देंगे तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमारी लाइबिलिटी अक्कर हुई है तो हम इसको राम अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे वही बीइंग परचेज फ्रॉम इन क्रेडिट या फिर फ्रॉम राम, ठीक है। लेकिन ये लगा लो, और ना हमने ना जर्नल एंट्री डेट वाइज करनी चाहिए। जैसे 1 जनवरी को हमने ये परचेज करा, ठीक है, फिर हमारी कोई एंट्री आ गई कि हमने 10 जन को पेड इन कैश टू राम हो गया, ठीक है। तो हमारी ये लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो राम अकाउंट डेबिट टू, कैश में पे किया है तो कैश, कैश हमारी क्या है, असेट, असेट हमारी कम होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो लाइबिलिटी वाला। देन यहाँ पे हमारी कैपिटल आ जाती है, तो कैपिटल का भी सेम ही होता है। जब हमारी कैपिटल बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब हमारी कैपिटल घटती है, घटती कैसे, ड्राइंग्स वगैरह से, तो इसको हम डेबिट कर देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए कमेंस्ड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में पहले ही देखेंगे क्या क्या अफेक्ट हुआ है। हमारे बिजनेस की कैपिटल बढ़ी है, कैपिटल बढ़ेगी तो किसको क्या करते हैं, क्रेडिट। और हमारे बिजनेस में कैश आया है, कैश बढ़ा है, कैश हमारी एसेट है, कैश बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। सो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नीचे लिख देंगे बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड। देन हम ड्राइंग की भी एंट्री देख लेते हैं। जैसे अगर मिस्टर ए ने पैसा लिया है फॉर हिज पर्सनल यूज़, अगर ये पर्सनल यूज़ ना लिखे ना तो उसको हम बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही मानेंगे। लेकिन अगर उसने लिख दिया ना पर्सनल यूज़, तो हम उसको ड्राइंग के अंडर लिखते हैं। ये नहीं लिखेंगे पर्सनल यूज़ एंड ऑल, उसका हम एक ओवरहेड होता है ड्राइंग, उसके अंडर लिखते हैं। तो ड्राइंग से हमारी कैपिटल क्या हुई है, कम हुई है। जब हमारी कैपिटल कम होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कैश क्या हुआ है, गया है, कैश कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये सारी एंट्रीज अच्छे से मॉडर्न एंट्रीज हैं ये, ठीक है। वही तो यहाँ पे जर्नल में ना यही होता है जो मैंने अभी आपको ये सारी एंट्रीज सिखाई ना। जर्नल का प्रोफॉर्मा ऐसा होता है, सेकंड, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, ठीक है। जैसे हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हम डेट लिखेंगे। जैसे 1 अप्रैल को हुई है ये, यहाँ पे डेट लिख देंगे। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे ना लेज़र फोलियो होता है, इसका मतलब LF का लेज़र फोलियो। तो जो हम इस एंट्री को लेज़र में हम जिस पेज पे लिखेंगे उसका पेज नंबर या फिर एंट्री नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे जर्नल के एडवांटेज क्या होते हैं, ये एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, ये हमारा एरर्स को रिड्यूस करता है और लेज़र पोस्टिंग में हमारी हेल्प करता है। देन इसके बाद हमारी लेज़र आ गई। लेज़र वही है, जैसे हमने यहाँ पे कोई एंट्री करी है तो उसको हम लेज़र में पोस्ट करते हैं, क्रॉनिकली पोस्ट करते हैं और क्लासिफिकेशन से करते हैं। जैसे मैं 2-4 एंट्रीज लेके आपको समझाती हूँ अच्छे से, पहले ये देख लो। ये हमारी प्रिंसिपल बुक होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड अकाउंट वाइज। जैसे हमारा कैश अकाउंट
की जितनी भी एंट्रीज हुई है यहाँ पे हम एक अलग से कैश अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें सारी पोस्टिंग कर देंगे। अगर हमारी किसी एक सैलरी की जितनी पोस्टिंग हुई यहाँ पे एक सैलरी अकाउंट बना के उसमें सारी पोस्टिंग कर देंगे। कैपिटल अकाउंट अलग से बना के उसमें सारी पोस्टिंग कर देंगे सेग्रीगेट करके। ऐसे में बहुत सारे अकाउंट्स की अलग अलग लेजर बनानी पड़ती है, ठीक है। देन इनका जितना भी जो भी बैलेंस आता है उनको हम ट्रायल बैलेंस में ले जाके और डेबिट क्रेडिट दोनों को मैच करके उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जांच लेते हैं, ठीक है। तो लेजर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स होता है ये, और बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट। हाँ, मैंने ये बताया ना, जितने भी हम अकाउंट बनाएंगे सबका बैलेंस निकाल के उसको ट्रायल बैलेंस के में पोस्ट कर देंगे। ये ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करने के लिए बेस होता है ये एक, ठीक है। देन ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा 5-6 एंट्रीज लेके और लेजर बनाना सिखा देती हूँ। जैसे हमारी पहली एंट्री क्या थी? सैलरी पेड 1000। दूसरी एंट्री हमारी होगी कैपिटल इन्वेस्टेड 10,000। देन थर्ड एंट्री होगी परचेज गुड्स वर्थ 13,000। देन इसके बाद हो गई हमारी सेल गुड्स ऑफ 3,000। देन फोर्थ आ गई हमारी मशीनरी परचेज 1 लाख या 4 लाख कर लो। देन उसके बाद लास्ट हम क्या लें? किसी से कमीशन रिसीव्ड 4,000, ठीक है। इन सब की पहले एंट्री देखते हैं। जैसे सैलरी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो हमारे एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। यहाँ पे पहले देखेंगे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा सैलरी और कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि कैश हमारा जाएगा ना, तो हमारा कैश कम होगा। कैश हमारी असट होती है, असट हमारी अगर कम होगी तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। जो कैपिटल जब हमारी कैपिटल बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और हमारा कैश आया है, कैश हमारा बढ़ा है, कैश हमारी असेट होते हैं, कैश हमारा बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000। देन इसके बाद हमारे परचेज गुड्स हमारे परचेज करना जो हमारा एक्सपेंस होता है ना, तो हमारा एक्सपेंस हुआ है तो हमारा एक्सपेंस होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और हमारा यहाँ पे भी कैश गया है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। देन उसके बाद सेल हुई है हमारी, तो सेल करते हैं। सेल हमारा क्या होता है? इनकम। तो हमारी इनकम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो टू सेल्स अकाउंट, और हमारा जो कैश है वो गया है तो हम उसको डेबिट करेंगे। वेट कैश हमारा आएगा जब हम सेल करते हैं तो हमारा कैश आएगा ना, तो हम उसको डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट। एक बार और देख लो, जब हम सेल करते हैं तो सेल हमारी इनकम होती है सेल करने से, तो इनकम हमारी हमेशा क्रेडिट होती है, तो इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। और जब हमारी इनकम हो रही है कैश में हो रही है तो कैश को हम डेबिट करेंगे 3,000। देन मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4 लाख। यहाँ पे वही लागू होगा रूल कि एसेट हमारी बड़ी है तो डेबिट, और ये कैश है जो हमारा एसेट ही होता है, एसेट हमारी कम हुई है तो क्रेडिट। देन कमीशन रिसीव हुई है, हमें इनकम हुई है
तो इनकम हुई है तो हमें कैश में रिसीव हुई है, तो कैश हमारा बढ़ा है, कैश हमारा बढ़ेगा, डेबिट होएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन इनकम होती तो क्रेडिट करते हैं 4,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो भी एंट्रीज़ हैं, सैलरी एंट्री, कैपिटल की एंट्री, परचेज़ की एंट्री, सेल की एंट्री और हमारी मशीनरी परचेज की एंट्री और हमारी कमीशन की एंट्री। ठीक है, इन सब के लिए हम एक अलग अलग लेजर अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे आ जाइए, पहले एक यहाँ पे बना लेते हैं। लेजर का परफॉर्मा ऐसे होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब मैं ये डेट वाला आगे नहीं बनाऊंगी, वैसे आपको यहाँ पे बस परफॉर्मा समझाना था। तो इधर डेबिट होता है, इधर क्रेडिट होता है। ठीक है, तो हम अपने सारे बनाएंगे एक एक करके, परफॉर्मास बना लेते पहले। जितने भी हमने लेजर बनाने थे ना, सबके परफॉर्मास बना लेंगे। अभी बस मैंने पर्टिकुलर्स और अमाउंट का ही कॉलम बनाया है, बस समझाने के पर्पज़ से। हमारे देखेंगे हमने जो जो एंट्रीज़ करी है, सैलरी की एंट्री करी है तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट है, एक सैलरी अकाउंट बनाएंगे। हमने यहाँ पे कैश की एंट्री करी है तो एक कैश का अलग से अकाउंट बनाएंगे जिसमें सारी कैश की एंट्री ले जाएंगे। कैपिटल करी है तो हम कैपिटल का अलग बनाएंगे। तो परचेज़ की करी है तो परचेज़ का बनाएंगे। सेल की करिए सेल का अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी की करिए तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। कमीशन की करिए तो कमीशन अकाउंट। तो ये सारे लिख लेते हैं इन पे। ये हो गया हमारा कैश अकाउंट, यहाँ पे हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट, एक हमारा परचेज अकाउंट था, एक हमारा सेल अकाउंट था, एक हमारा सैलरी था, एक हमारा कमीशन था, एक हमारा मशीनरी था, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, देखो सैलरी कैंडी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट इधर डेबिट हुआ है तो उधर डेबिट साइड में हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे हमारा सैलरी अकाउंट है, वहाँ पे क्या एंट्री थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी हमारा डेबिट, इस साइड डेबिट होता है, इस साइड क्रेडिट होता है। सैलरी हमारी डेबिट हुई है, सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में हम टू कैश अकाउंट ये एंट्री कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जब हमने उधर परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ है, तो परचेज डेबिट हुआ है तो इधर भी हम टू कैश की एंट्री कर देंगे। सेल्स अकाउंट में हमारा सेल्स क्रेडिट हुआ है तो हम डेबिट में बाय कैश लिख देंगे अकाउंट। एंट्री ये थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे हमारा सेल्स क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम एंट्री करेंगे। जो चीज़ हमारी डेबिट क्रेडिट होती है उसके अकाउंट में हम उसी साइड एंट्री करेंगे जो ट्रीटमेंट हमें ना उसको जर्नल में दिया है। अगर हमारी यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हुई है तो हम इस कैश को यहाँ पे बाई कैश लिखेंगे क्रेडिट साइड में सॉरी, जो इसलिए हमारा जो जैसे कमीशन है, हमारी इनकम हुई थी ना, तो हमारी इनकम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो हमने कमीशन को क्रेडिट करा था और कैश को डेबिट करा था, तो हम क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। जैसे हमारी कमीशन की क्या एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो हमारी कमीशन यहाँ पे क्रेडिट हुई है तो हम क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट लिख देंगे। कौन सा रह गया, अब जो हमने कैश की एंट्रीज करी है
वो हम ऊपर से देख लेंगे। यहाँ पे कैश हमारा क्रेडिट हुआ है तो हम सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय कैश। सैलरी की एंट्री क्या हुई थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश हमारा क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम बाय सैलरी अकाउंट लिखेंगे। अगर हमारी कैपिटल आई थी तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने एंट्री करी थी, तो हमारा कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। और हम कैश अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, कैश हमारा डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। इसी तरह जो हमने कमीशन की एंट्री करी थी तो कैश हमें रिसीव हुआ था टू कमीशन अकाउंट। कमीशन हमारा क्रेडिट हुआ था तो हम कमीशन हमारा क्रेडिट हुआ था तो कमीशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में कैश लिख के आए हैं। लेकिन अगर कैश अकाउंट हम बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में हमारा कैश डेबिट हुआ है तो हम डेबिट साइड में टू कमीशन लिखेंगे अकाउंट, ठीक है। और इसके बाद कौन सी थी, कैश की सेल्स वाली एंट्री थी, ये रही कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारा इधर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे अकाउंट। यहाँ पे हमारा कैश क्रेडिट हुआ है परचेज के टाइम पे, तो हम जब हमारा कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड में बाय परचेज अकाउंट, परचेज की एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे, ठीक है। सैलरी की ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सैलरी की एंट्री है, अब हमारा सैलरी अकाउंट है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हुआ है तो हम कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बाय सेल्स अकाउंट लिखेंगे। अगर हमारा कैश क्रेडिट हुआ है तो हम उसकी एंट्री क्रेडिट साइड करेंगे। अगर हमारा कैश डेबिट हुआ है तो हम जो भी उससे रिलेटेड एंट्री है वो डेबिट साइड करेंगे, ठीक है। कमीशन की होगी, मशीनरी की रहेगी, हमने मशीनरी परचेज करी थी ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम मशीनरी अकाउंट में एंट्री करेंगे मशीनरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मशीनरी डेबिट है तो हम कैश की एंट्री डेबिट साइड करेंगे, ठीक है। और जब हम कैश अकाउंट में एंट्री करने जाएंगे, कैश अकाउंट में हम ऊपर एंट्री करने जाएंगे तो हमारा कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी लिख के एंट्री करेंगे, ठीक है। अब हम इन सारों की अमाउंट लिख देते हैं। सैलरी 1000, कैपिटल 10,000, जहाँ जहाँ सैलरी 1000, कैपिटल 10,000, सैलरी 1000, ठीक है। ये ना हमने साथ साथ ही अमाउंट भी लिखनी है, ये तो मैं बाद में लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको बस समझा रही थी, ठीक है। अब मैं आपको ना एक अकाउंट का ना वो निकाल के दिखा देती हूँ कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट का करके दिखा देती हूँ बैलेंसिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे हमारा ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ठीक है। क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा ज़्यादा है, डेबिट साइड तो कुछ है नहीं। क्रेडिट साइड का बैलेंस हमारा 10,000 से ज़्यादा है, मतलब 10,000 से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा इसको बोलेंगे कि हमारा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझ में बहुत लेट आता है, तो ध्यान से समझो मैं कैसे क्या बता रही हूँ। कि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस 10,000 रुपये ज़्यादा है डेबिट साइड से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए हम डेबिट साइड में टू बैलेंस CD लिख के और 10,000 लिख देंगे, तो दोनों साइड का बैलेंस इक्वल कर देंगे हम। जब दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो जाएगा तो हम इसको कहते हैं बैलेंसिंग करना। और जो हमने ये वाला बैलेंस लिखा है इसको हम लेके जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हम ऐसे बनाते हैं
इसको मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए। बैलेंस आया है, हम इसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की भी अभी बता देती हूँ। अमाउंट, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मूला था पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। तो हमारा ये जो डेबिट बैलेंस आया है हम इसको लेके जाएंगे, हम इसको इधर लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डेट वगैरह ना लिखते, तो 2/, कुछ नहीं लिखना होता। यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पे जो हमारा डेबिट बैलेंस आया है ना, एक जो हमारा बैलेंस तो हमारा क्रेडिट आया है, क्योंकि बैलेंस हमारा क्रेडिट का ज़्यादा है, लेकिन हमने इसको लिखा सिर्फ डेबिट साइड है। यहाँ पे हमारा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसको इधर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ दूसरी उससे। जैसे हमने कैश में परचेज़ करा है, कैश में हमने 13,000 का परचेज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे ये डेबिट साइड का बैलेंस 13,000 ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो इस क्या परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं परचेज अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। सैलरी का बैलेंस क्या होता है, हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो हमारा परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है। तो हम इसको यहाँ पे इक्वल करने के लिए बाय बैलेंस CD लिख देंगे 13,000 से, तो दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। बट हम जब इसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे, जो हमारे ये बैलेंस जो ज़्यादा है इस 13,000 को हम ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे परचेज अकाउंट। और हम इसका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि ये डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो डेबिट में हम लिखेंगे 13,000, ठीक है। ऐसे ही सैलरी का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड से ज़्यादा है, इसको यहाँ पे बैलेंस CD करके 1,000 कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे 1,000 1,000। और यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस था, तो हम इधर ट्रायल बैलेंस में सैलरी अकाउंट में डेबिट में लिख देंगे 1,000। तो ऐसे ऐसे करके हम जितनी एंट्रीज करते जाएंगे ना, तो हमारा लास्ट में जाके ना दोनों का डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी दोनों का बैलेंस इक्वल आएगा। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग करना, या फिर बोलते हैं कि हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जांच रहे हैं हमारे अकाउंट्स की। तो यहाँ पे ही यही बताया गया है कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो मैंने अभी आपको लेजर पढ़ा दी अच्छे से, आई होप आपको समझ आया होगा। बाद में हम एक प्रॉपर क्वेश्चन लेके करेंगे ना, जब आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस मैंने बता दिया कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट को एक स्टेटमेंट के थ्रू बनाते हैं, कि इसको एक स्टेटमेंट बोलते हैं ट्रायल बैलेंस को। इसको अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए, एरर्स को लोकेट करने के लिए और फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए ये हमें बेस प्रोवाइड करता है। इसके बेस पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हमारा आ जाता है मीनिंग ऑफ गुड्स। मीनिंग ऑफ गुड्स ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुड्स और एसेट दोनों अलग अलग होते हैं। गुड्स होते हैं जिसको हम रीसेल के लिए हमारा बिजनेस चलाते हैं, और एसेट होती है हमारा जो गुड्स बनाने या फिर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने के लिए, जैसे फर्नीचर, मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम एसेट कहते हैं। तो गुड्स होते हैं जिनको हम रीसेल के लिए परचेज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल शूज़ हो गए, अगर हम उसको सेल के लिए ख़रीद रहे हैं, कोई बिज़नेस है जिसका सेलिंग और परचेजिंग का बिज़नेस है, और उसके लिए शूज़ एक गुड्स हो गए, और चेयर एसेट हो गई। लेकिन अगर वही चेयर, अगर कोई बंदा चेयर का ही बिज़नेस कर रहा है तो उसके लिए गुड्स होंगे, और शूज़ वाली शॉप के लिए ये चेयर होंगी एसेट्स, ठीक है। देन टाइप ऑफ गुड्स हो गया, ट्रेडिंग गुड्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो गया। ट्रेडिंग गुड्स मैंने वही बताया ना कि ट्रेडिंग गुड्स होते हैं जिसको हम सिर्फ परचेज करके सेल करते हैं, जैसे शूज़, ये ट्रेडिंग गुड्स हो गए। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जैसे हम पहले रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, देन उसको सेल करते हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो पहले लकड़ी लेके आ रही है, वुड लेके आ रही है, देन उसको मैन्युफैक्चर करके वो चेयर बनाएगी, देन उसको सेल करेगी, तो ये मैन्युफैक्चर गुड्स में आ जाता है। देन उसके बाद परचेज, सेल्स एंड रिटर्न, इन सबको हम देखेंगे। सो परचेज जो गुड्स होते हैं उनको जब हम परचेज़ करते हैं तो हम गुड्स अकाउंट में एंट्री नहीं करते, हम उसको परचेज अकाउंट में एंट्री करते हैं।
तो परचेज जब हम खरीदते हैं तो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो एक्सपेंस हमारे क्या होते थे, डेबिट होते थे, ठीक है। परचेज हमारा ऑलवेज डेबिट होगा, और सेल हमारे इनकम होती है, तो सेल हमारी हमेशा क्रेडिट होगी। ये ऐसे यही दे रखा है कि परचेज डेबिट होते हैं, सेल्स क्रेडिट होती है। एंड परचेज रिटर्न हो गया, तो फिर परचेज रिटर्न हुआ है मतलब कि हमने हमारा जो गुड्स है हमने परचेज करा था लेकिन उसको वापस भेज दिया, तो इससे हमारी इनकम हुई है, हमारे पैसे वापस आए हैं, तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं। और सेल्स रिटर्न है कि किसी ने हमसे सामान खरीदा था और वो हमारा वापस आ गया है, तो हमें उसको वापस उसके पैसे लौटाने पड़े हैं, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ है, तो इसको हम डेबिट करते हैं एक्सपेंस को। देन गुड्स अकाउंट, ये समरी दे रखी है कि जो परचेज होता है डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होती है हमेशा, और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। इनके बैलेंसेस भी ऐसे ही होते हैं। देन डिस्काउंट ही मैंने ना आपको पहले भी कराया हुआ है, बेसिक टर्म्स में कराते हैं, लेकिन अभी इधर भी करा देते हैं, और इनके साथ में एंट्रीज भी बता दूंगी मैं आपको। सो डिस्काउंट 2 टाइप्स का होता है। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब कोई बल्क में या फिर ऐसे ही खरीद रहा हो ना, तो प्राइस की जो प्राइस लिस्ट होता है ना, MRP होता है, उस पर एक साथ खरीदने पे दिया जाता है। जैसे किसी ने 10,000 की चीज़ खरीदी, उसने बोला 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम उसकी एंट्री 10% लेस करके 10% क्या हो जाएगा 1,000, तो ये लेस करके सीधा 9,000 की ही एंट्री करेंगे। इसमें ये इसकी कोई एंट्री नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, जितने में हमने उसको सेलिंग प्राइस है ना उसकी ही एंट्री होती है सिर्फ। बट कैश डिस्काउंट हम तब देते हैं जब भी हमने जैसे क्रेडिट में सेल किया है और हम उस बंदे को बोले कि तू 10 दिन पहले या फिर इस डेट को, हमारी मर्जी की डेट को तू अगर पे कर देगा, सारी अमाउंट एक साथ पे कर देगा, तो हम तुझे 5% और डिस्काउंट देंगे, ट्रेड डिस्काउंट के अलावा डिस्काउंट देंगे, ये वाला 5%। तो ये कैश डिस्काउंट होता है, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, अपनी एंट्री करते हैं। तो डिस्काउंट हमारा क्या हो गया, हमारा तो लॉस हुआ है ना, लॉस या फिर एक्सपेंस कह लो, ठीक है। लॉस और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो अगर हमने डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई एंट्री होती नहीं है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन ही लेके बता देती हूँ और सारा का सारा उसी में समझा देती हूँ। जैसे सोल्ड गुड्स ऑफ 10,000 रुपीज़ ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। पहले ट्रेड डिस्काउंट की देख लेते हैं। तो इस पर हमने सिर्फ 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके, 10% क्या हो गया इसका 1,000, तो ये लेस करेंगे तो क्या बच जाएगा 9,000। तो सेलिंग की क्या होती थी हमारी एंट्री, सेलिंग क्या होता था हमारा इनकम, और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश हमारा आता था, या फिर कैश कह लो हमारी इनकम होती है, तो इसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारी एसेट है, एसेट बड़ी है तो इसको हम डेबिट करेंगे। सेल्स हमारी इनकम है, इनकम हुई है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और इसमें सीधा हम बस 9,000 की एंट्री करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। और कैश डिस्काउंट की क्या आएगा, यही ले लेते हैं कि एक सेकेंड, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 ऑन 10% कैश डिस्काउंट। तो इसका 10% कैश डिस्काउंट क्या बन गया 1,000, ठीक है। तो हम इसकी क्या एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो सेल टोटल कितने रुपीज़ की है 10,000 की, तो इसमें 10,000 लिख देंगे। और कैश में हमें कितना रिसीव हुआ है 10,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 9,000, तो 9,000 हमें कैश में रिसीव हुआ है। तो बाकी का जो 1,000 है
उसकी एंट्री हम डिस्काउंट में करेंगे, और जो हमने डिस्काउंट दिया है वो हमारा लॉस हुआ है तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो डिस्काउंट अलोड अकाउंट डेबिट 1000, ऐसे इसकी एंट्री होगी। ठीक है। और जैसे हमारा ना एक कॉन्ट्रा एंट्री भी होती है, कॉन्ट्रा एंट्री, जिसमें ना हम 2 या 3 एंट्रीज को ऐड करके लिख देते हैं एक साथ। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी की एंट्री है, जैसे हमने किसी को सैलरी दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। और एक हो गई हमारी रेंट की एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। तो इन दोनों एंट्रीज को हम अगर कंबाइन करके एक एंट्री बनाएंगे तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री ऐसे होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इन दोनों को ऐड करके कैश टोटल कितना दिया है, 5000, 4000 सैलरी और 1000 रेंट। ऐसे इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। देन इसके बाद आ जाती है हमारी कैश बुक। जो हमारी कैश बुक होती है, जब हम लेजर बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं लेजर में, उसी को अगर हम एक बुक के तौर पे या फिर उसी अकाउंट को हम कैश बुक कहते हैं, क्योंकि इसमें ही हम सारी एंट्री वही करते हैं जो हम कैश अकाउंट में करेंगे। जो कैश से रिलेटेड सारी एंट्रीज होती है वही कैश बुक या कैश बुक का जो कैश अकाउंट होता है उसमें ही होती है। तो कैश बुक सिंगल कॉलम भी हो जाती है, डबल कॉलम भी हो जाती है, ट्रिपल कॉलम भी हो जाती है। ठीक है। कैश बुक में हम ना बैंक और कैश दोनों की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। हमारी जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसमें ऐसे कैश की होगी, और डबल कॉलम होंगे तो उसमें बैंक का ऐड कर देते हैं। जो हमारी पेटी कैश बुक होती है, इसके बाद पेटी कैश बुक होती है जो हमारी स्मॉल एक्सपेंस होते हैं, जो हमारे डेली थोड़े थोड़े एक्सपेंस अक्कर होते रहते हैं। जैसे कोई कभी 50 का एक्सपेंस हो गया, कभी 100 का हो गया, कभी 400 का हो गया। ये स्मॉल एक्सपेंसेस को की जो मैनेज करने के लिए पहले ही अलग से अमाउंट अलॉट कर दी जाती है, उसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस अंडर इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम वही होता है जिसमें हम पेटी कैश बुक बनाते हैं, और ये स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है एसएससी और भी जो कॉमर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें, कि हमारी जो इम्प्रेस सिस्टम होता है वो किस में यूज़ होता है, पेटी कैश बुक में यूज़ होता है, और किस लिए होता है, स्मॉल एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड करने के लिए। तो इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैशियर इज गिवन फिक्स अमाउंट एंड रीइम्बर्स्ड पीरियोडिकली। मतलब इसको जो पेटी कैशियर है इसको हम पहले ही फिक्स अमाउंट दे देते हैं छोटे खर्चों के लिए। ठीक है। उसको हम इम्प्रेस सिस्टम बोलते हैं। देन इसके बाद फाइनल अकाउंट आ गया। फाइनल अकाउंट में हमारे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा जो बैलेंस आता है वो ग्रोस प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। देन हमारी बैलेंस शीट आ जाती है। बैलेंस शीट जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं तीनों। देन उसके बाद हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन वाला टॉपिक होता है। इसमें ना ये जो हमारा फॉर्मूला है ना ये बहुत पूछा जाता है। इससे हमारे क्वेश्चन भी होते हैं कि हमारा एसेट दे देंगे, जो चीज़ें हमारी एसेट आएंगी ना उनको एसेट साइड जोड़ते चलेंगे, जो चीज़ें हमारी कैपिटल में आएगी उनको जोड़ लेंगे। देन हमारे लाइबिलिटीज़ वाली चीज़ें जोड़ लेंगे। एट द एंड जो कैपिटल और लाइबिलिटी का सम है वो एसेट के बराबर होगा। ठीक है। ये हमारा इसकी इक्वेशन होती है। इसको ऐसे पूछ लेते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो ये हमें याद करनी होती है।
देन इसके बाद हमारे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। हमारे एक्सपेंडिचर दो टाइप्स के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए, हम बेनिफिट लेने के लिए हम उसको एक्सपेंस करते हैं। जैसे किसी एसेट को परचेज करने के लिए हमने कोई एक्सपेंस करा, ठीक है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे हमारा ना इसमें एक वो आता है, जैसे हम एडवर्टीज़मेंट वगैरह के लिए एक्सपेंस करते हैं, तो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं, और इन बेनिफिट्स को हम डेफर्ड रेवेन्यू, इसको अच्छे से लिख लें, 1 मिनट। यहाँ पे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये वे खर्चे होते हैं जिनको हम एक बार में हैवी अमाउंट में खर्च करते हैं, देन हमें उनका प्रॉफिट या कहते हैं बेनिफिट हमें ईयर बाय ईयर कई सालों तक मिलता रहता है। इसमें इसका मेन एग्जांपल होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। हम जब एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हमें उसका प्रॉफिट तभी थोड़ी मिल जाता है, उसका पीरियड हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है, धीरे धीरे मिलता रहता है, और ये एक्सपेंसेस हमारे बेनिफिशियल होते हैं ना, तो हम बेनिफिट के लिए, लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना, तो इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर हम अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी खरीदी है। देन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, 1 साल, या फिर जो हम अपना डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उनको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे हमने रिपेयर्स में खर्च करा है, गुड्स परचेज और से गुड्स में करा है, फ्रेट हो गया, ठीक है, इन सबको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। डिफरेंस यही हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के हो गए, ये एसेट क्रिएशन में हेल्प करते हैं, रिवेन्यू ये शॉर्ट टर्म के हो गए, इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं होती है। देन रिसिप्ट भी ऐसे ही हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट जो हमें लॉन्ग टर्म में रिसीव होती है, लॉन्ग टर्म के लिए रिसीव होती है, और रेवेन्यू जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए रिसीव होती है, डेली एक्टिविटीज़ के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिसीव होने वाली रिसिप्ट को हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट जैसे हमने कोई लोन लिया है, ये तो है नहीं कि लोन 1-2 साल के हो गया, 4-5 साल के लिए हमने कोई लोन लिया है, और कैपिटल हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उसको भी हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट सेल हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है, रेंट रिसीव्ड हो गया, ये सब चीज़ें हमारी कमीशन रिसीव्ड हो गया, रेवेन्यू में आएंगी। तो इसका वही है कि कैपिटल रिसिप्ट एक बार होती है, 2 बार हो गई, ये बार बार रिकरिंग वाली नहीं, नेचर की नहीं होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट रिकरिंग के नेचर की होती है। देन कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में कैपिटल की साइड अपना, जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है उसको हम बैलेंस शीट में अपनी लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। जो हमारा बैंक लोन होता है और कैपिटल को हम लाइबिलिटीज साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं इनको हम P&L में रिकॉर्ड करते हैं। ये 1 लाइनर ऑप्शन वाले क्वेश्चन में हमसे पूछेंगे कि हम कैपिटल रिसिप्ट की एंट्री किस में करते हैं, बैलेंस शीट में, और हम रेवेन्यू रिसिप्ट की एंट्री या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। देन यही हमारा प्रॉफिट गेन एंड लॉस में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रॉफिट जो हमारे होते हैं वो हमारे बिजनेस एक्टिविटी से होते हैं, ठीक है, हमने सेलिंग करी है, उससे हमें प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट हो गए हमारे जब इनकम हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है, ठीक है। और गेन हो गया, गेन हमें बिजनेस एक्टिविटी से नहीं होता, हमें जो अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं ना उनसे होता है। जैसे हमें कोई लॉटरी लग गई, उसको हम शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अदर देन कोई हमने कोई एसेट सेल करी है, ठीक है, वो है ज़्यादा अमाउंट में सेल करी है, तो उसका जो मार्जिन हमें बचा है उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको हम गेन बोलेंगे, ठीक है।
प्रॉफिट हमें बिजनेस एक्टिविटीज से होता है, डे टू डे होता है, शॉर्ट टर्म में होता है, गेन हमें कभी कभी होता है, कैजुअल इनकम होती है, ठीक है। देन ऐसे ही लॉस, और जो हमारा लॉस होता है ना, वो हमें अगर हमारा लॉस हमें बिजनेस एक्टिविटीज से होगा तो हम उसको लॉस के अंडर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर हमें लॉस कोई अदर देन बिजनेस एक्टिविटी से होगा, जैसे लॉस बाय फायर, जैसे एक्सीडेंट से हो गया, तो हम इसकी एंट्री अलग से करते हैं, ऐसे लिख के लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसकी एंट्री अलग से होती है। तो हाँ, जब हम लॉस हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं हमारी इनकम से, तब हमें होता है। देन दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लास्ट तक वॉच करी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि आपको कितना कुछ समझ आया है, ताकि मेरे को भी पता लगे कि मेरा वे ऑफ समझाने का कैसा है, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आप अच्छे कमेंट करेंगे, अगर मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी और वीडियोज़ लेके आऊँगी। ये हमारा पार्ट 1 था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, जिसमें हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा सीईटी का सिलेबस दे रखा है ना, उसमें पहला टॉपिक ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और ये हम 2 पार्ट्स में करेंगे। और देन इसका जो 3rd पार्ट आएगा ना, मैं उसमें आपको सारे PYQ ऑप्शनल क्वेश्चंस बना के खुद के थ्रू भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, जो मैं पढ़ाऊँगी उसके अकॉर्डिंग। तो आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। PYQ से आपकी प्रैक्टिस कराऊँगी, तो प्लीज़ सारी वीडियोज़ देखिए और लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा यहाँ पे ना, जो ये बीच में ये टॉपिक आया था ना फाइनल अकाउंट्स का, ये वाला, तो इसकी ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, डिटेल वीडियो, जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं, और ये वाला फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक समझाने के लिए कम से कम 1 क्लास तो लगेगी। तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगी। देन हम उधर ना 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।